नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार पावस आप सबके सामने मैं 17 फरवरी से आरंभ होने वाली मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा के संस्कृत विषय में 100 में से 100 अंक कैसे लाएं, आज हम इन्हीं विषय पे चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं को, सभी परीक्षार्थियों को एक रणनीति का पालन करना होगा और इस रणनीति के अंतर्गत मैं जिस प्रकार बताया हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखें। पूरी वीडियो में पूरी रणनीति है और इस रणनीति में मैं ये बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार उत्तर लिखें जो 100 में 100 अंक आए। तो देखेंगे 100 अंक के संस्कृत प्रश्न उत्तर में आपके 50 नंबर के वस्तुनिष्ठ और 50 अंक के विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 अंक को फतह करने के लिए हमें कैसी रणनीति बनानी चाहिए और किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला व्याकरण पोर्शन में हो गया वर्ण। वर्ण में आपके आएंगे वर्ण में उच्चारण स्थान आएंगे, जैसे इचु यशानाम तालु, यानी यह का उच्चारण कहां से, तो तालु से। उ और अ के मिल से कौन सा शब्द बनेगा, तो वह। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। अथवा प का उच्चारण कहां से होता है, तो वर्ण यानी उच्चारण स्थान। और वर्ण के बाद संधि। तो संधि में आपको संधि पहचानने हेतु स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, इन संधियों को पहचानने के लिए प्रश्न आएंगे। जैसे गणेश किस संधि का रूप है, तो गणेश यानी गुण संधि का रूप है। इस प्रकार से आएंगे। उसके बाद आएंगे समास। समास में समास विग्रह भी आएगा, जैसे पंचवटी, ये कौन सा समास है, तो पंचवटी यानी द्विगु समास है। समास में पंचवटी द्विगु समास है। रसोई घर, ये कौन सा समास है, तो रसोई घर आपको तत्पुरुष समास है। आएंगे प्रश्न उपगंगम। उपगंगम का समास विग्रह करें, तो उपगंगम यानी गंगा के समीप, तो गंगायाः समीपम, तो यह कौन सा समास है, तो यह समास उप यानी उपसर्ग, उपसर्ग है और उपसर्ग अव्यय होता है, तो इसका पहला पद अव्यय है, यानी यह अव्ययी भाव समास है। उसके बाद आएंगे उपसर्ग। 22 उपसर्ग से शब्द बनाए रहेंगे। 22 उपसर्ग में किसी से भी शब्द बनाकर पूछेंगे, जैसे 22 उपसर्ग प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 उपसर्ग है। और 22 उपसर्ग से जैसे प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति। सम में कौन, संभव में कौन सा उपसर्ग है, तो संभव। तो उपसर्ग से प्रश्न आएंगे। प्रत्यय से प्रश्न आएंगे, जैसे बाल्यम में कौन सा प्रत्यय है, इसमें शयी प्रत्यय है। नारी में कौन सा प्रत्यय है, तो इंगित प्रत्यय है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बृहद चर्चा करूंगा। कृपया वीडियो को आगे तक देखें और आगे समझें। प्रत्यय कृदंत और तद्धित, आपको शायद पता होगा कि क्रिया अथवा धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं जिसके से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब आते हैं कारक। कारक यानी कारक विभक्ति। तो हमें कारक पढ़ना होगा। क्रियान्वयित्वम कारकम, यानी क्रिया की उत्पत्ति में जो विशेष सहायक हो उसे कारक कहते हैं, या क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो कारक में 7 विभक्तियां हैं, जैसे सहार्थे तृतीया, सह, साकम, सार्धम और समम के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती है। तो जैसे पूछेगा मुझे मिठाई अच्छी लगती है, एक किस सूत्र का रूप है, तो यह रुच्यर्थाणम प्रियमाण सूत्र का रूप है। ऐसे करके कारक में पूछेगा। लकार में पूछेगा कि बालक शब्द के सप्तमी बहुवचन क्या होगा, तो बालक शब्द को एक बार हम रिपीट करेंगे। बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, यानी सप्तमी बहुवचन में बालकेषु। इस प्रकार लकार आएगा। और शब्द रूप आएंगे, लकार आएंगे। जैसे लकार में प्रश्न आपके पूछेंगे कि गमिष्यति किस लकार का रूप है, तो गमिष्यति लिट लकार का रूप है। शब्द रूप के अनुसार पूछेगा, जिस प्रकार हम अभी बताए कि बालक शब्द
और पुस्तक से पूछेंगे तो पुस्तक के 14 चैप्टर में से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, और 4 ऑप्शन रहेंगे। तो 1824 में गुजरात के टंकारा नाम के जगह में जन्म हुआ था। मंदाकिनी वर्णनम किस महाकाव्य से लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णनम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। तो प्रश्न के उत्तर एक ही पद में होंगे, उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, और उसमें हमको एक का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस रणनीति का पालन करके आप वस्तुनिष्ठ में 50 अंक को ग्रहण कर लीजिएगा। अब हम आते हैं विषयनिष्ठ प्रश्नों में। हम विषयनिष्ठ पे चर्चा करेंगे कि विषयनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस एग्जाम और सेंटअप एग्जाम के कंटेंट को लेकर उसी प्रकार से मैं बनाया हूं। इसमें 7 और 6 अंक के 2 गद्यांश दिए रहते हैं। गद्यांश में 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब 2 एक पद में उत्तर देना होता है और 2 को पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है, और एक में शीर्षक दिया होता है। यानी एक पद में उत्तर वाले प्रश्नों पे 1 अंक, यानी 2 अंक एक पद में उत्तर देने में, और 2 और 4 अंक पूर्ण वाक्य में उत्तर देने पर मिलता है। और इसमें गद्यांश का एक समुचित शीर्षक देना होता है, जिसके कारण पहला गद्यांश 7 अंकों का होता है, दूसरा गद्यांश 6 अंकों का होता है। तो गद्यांश में हम प्रश्नों का उत्तर देते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। जैसे पेड़ पर पक्षी है, संस्कृत में पूछेगा पेड़ पर पक्षी है, तो हमें पक्षी कहाँ है प्रश्न पूछेंगे, तो हमें जवाब सिर्फ देना है पेड़ पर, यानी वृक्षे, पेड़ पर पक्षी है। तो एक पद में उत्तर इसी प्रकार देना होता है, एक पद यानी एक शब्द में। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए हमें एक वाक्य में उत्तर देना होगा। गद्यांश 13 अंकों के आते हैं। उसके बाद 4-4 अंकों के 2 पत्र लेखन। एक पत्र लेखन आपको प्रधानाध्यापक के पास रहेंगे, और एक पत्र अपने मित्रों, भाई बहनों। इसमें 4 पत्र दिए रहते हैं, जिनमें से 2 पे लिखना होता है। तो 8 अंकों के पत्र लिखना। आते हैं 7 वाक्यों में अनुच्छेद, ये 7 अंकों का होता है। जैसे वर्षा ऋतु, हमारा विद्यालय, हमारा देश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिमालय आदि पे अनुच्छेद लिखने को मिलता है। सभी विद्यार्थी गणों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा जाए। उसके बाद 6 अंकों का अनुवाद। 6 अंकों के अनुवाद, शायद परीक्षार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि अनुवाद में आप लट और लोट लकारों को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। लट और लोट लकार से ही ज्यादा अनुवाद आते हैं। उसके बाद आप कुछ बालक शब्द को पढ़ लेंगे तो आपके अनुवाद क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 8 प्रश्न आते हैं 16 अंक के पुस्तक से प्रश्न उत्तर। तो किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, थोड़ा सा एक झलक कुछ प्रश्नों पे देख लेते हैं। जैसे कर्ण की क्या विशेषता थी, एक प्रश्न रहेंगे। तो कर्ण की विशेषता थी कि वह दानवीर था और उसके शरीर में जन्मजात कवच और कुंडल थे। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहते तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता। प्रश्न रहेंगे, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति कैसे अनास्था हो गई? तो उत्तर देंगे कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई क्योंकि रात्रि जागरण के समय में उन्होंने देखा था कि चूहे मूर्ति पर चढ़कर मूर्ति पर चढ़े हुए प्रसाद को खा रहे थे और मूर्ति कुछ नहीं कर रही थी। प्रश्न के उत्तर देने का सही तरीका होता है कि आप प्रश्न से ही उत्तर को शुरू करें। जैसे ये देखो कि आपका नाम क्या है, तो हम उत्तर देंगे कि मेरा नाम प्रशांत है। इस प्रकार से उत्तर देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। आप अपना प्यार दुलार बनाए रखें। मैं प्रशांत कुमार पावस आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।